पोरीफेरा के बाद स्लेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस और आगे वाले जितने भी हैं। स्लेंट्रेटा, टिनोफोरा में टिश्यू लेवल, ठीक है। फिर प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात करें तो उसमें ऑर्गन लेवल। प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात आता है एस्केल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस से आगे जितने भी है कॉर्डेट तक, उनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है। एक चीज आपने यहाँ पर यह भी देखी होगी कि इवोल्यूशन रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो सबसे सिंपल वाले पोरीफेरा और लास्ट में कॉम्प्लेक्स वाले कॉर्डेटा आएंगे। और आप ये एक चीज आपने नोटिस करी होगी, जितने भी फाइलम अपन ने अभी तक पढ़े हैं उनमें एक्वेटिक फॉर्म जरूर मिलती है। मोस्टली वो कैसे होते हैं, वाटर के अंदर मिलने वाले होते हैं। तो एक इवोल्यूशन का स्टेटमेंट है कि लाइफ जो है वो कहाँ पे ओरिजिनेट हुई थी, ओशियन के अंदर, समुद्र के अंदर ही जीवन की उत्पत्ति हुई थी। इसका मतलब इनिशियल जो एनिमल्स हैं वो कहाँ पर मिलते हैं, सारे वहीं पे मिलते। फिर वहाँ से धीरे धीरे उनको थोड़ा, अरे इधर बाहर भी थोड़ी चीज़ें अच्छी है, तो ज़मीन पे आना स्टार्ट हो गए। तो किसका फॉर्मेशन हुआ, जो वाटर और ज़मीन दोनों पे रहने वाले थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो उड़ना स्टार्ट हो गए, कुछ उनमें से उड़ने वाला अडेप्टेशन ले लिया, तो बर्ड्स का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरीके से इवोल्यूशन जो है वो शुरू हुआ। मोलस्का की अपन बात करते हैं। मोलस्का जो है, इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो एक्वेटिक और टेरिस्ट्रियल दोनों टाइप के हैं। एक्वेटिक के अंदर मेराइन भी हो सकते हैं और फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। मोस्टली कैसे होते हैं, मेराइन होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, मोलस्का के जो मेंबर्स हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। कैसे हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। सेकंड, इसके अंदर सिलोम, ट्रू सिलोम देखने को मिलती है। तो क्या होंगे, सिलोमेट। कैसे होंगे, सिलोमेट। और अगली इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर ये वाले जो ऑर्गेनिज्म है इनमें बॉडी प्लान कौन सा होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। कौन सा बॉडी प्लान मिलता है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। और ये वाला बॉडी प्लान है तो सीधी सी बात है कि जो एलिमेंट्री कैनाल होगी, एलिमेंट्री कैनाल होगी वो क्या होगी, कंप्लीट होगी। क्या होगी, कंप्लीट होगी। तो एलिमेंट्री कैनाल आपको इसमें कंप्लीट देखने को मिलती है। नेक्स्ट, ये जो ऑर्गेनिज्म है इनमें ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो देखने को मिलता है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये वाला ऑर्गेनाइजेशन कहां से स्टार्ट हो रहा था, स्लेंट्रेटा टिनोफोरा में कौन सा था, टिश्यू। प्लेटीहेल्मिन्थेस में कौन सा था, ऑर्गन। एस्केल्मिन्थेस से आगे जितने भी उनमें सब में क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम। ये मोलस्का के जितने भी मेंबर हैं उनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। ब्लड सर्कुलेशन की बात करें तो ब्लड सर्कुलेशन प्रेजेंट होगा, पर यहां पर एक चीज का ध्यान रखिएगा कि मोलस्का के अंदर जो मोलस्कस जो एनिमल्स होते हैं उनको आप मोलस्कस बोलते हैं। मोलस्कस के अंदर क्या होता है, ओपन सर्कुलेशन भी मिल सकती है और कुछ मेंबर क्लोज सर्कुलेशन भी रखते हैं। तो ओपन और क्लोज दोनों टाइप की सर्कुलेशन आपको मोलस्का के मेंबर्स में देखने को मिल सकती है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है। मोलस्का के बारे में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये वाले जो एनिमल्स होते हैं इनमें कैलकेरियस सिथ, कैलकेरियस सिथ जो है वो प्रेजेंट होता है, या कैलकेरियस सेल बोल सकते हैं। कैलकेरियस सेल का मतलब होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कवर, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई कवरिंग जो है वो बॉडी पे आपको मिलेगी। जो शंख वगैरह आते हैं ना, आपने देखे होंगे,
ये जो शंख बनते हैं वो शंख किससे होते हैं, मोलस्का की डेथ हो जाती है तो उसका जो कैलकेरियस शीथ है वो बच जाता है, उसी को आप शंख बोलते हैं, ठीक है। और बाकी अंदर वाली जो बॉडी थी वो डेथ होने के बाद आपके डिकम्पोज हो जाती है, बचा हुआ जो कैलकेरियस शीथ है उसी को आप क्या बोलते हैं, शंख बोल देते हैं। तो कैलकेरियस शीथ जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और ये इसका स्पेसिफिक फीचर है मोलस्का के मेंबर का। मोलस्का की अगर बात की जाए तो ये जो मेंबर्स हैं इनकी बॉडी होती है अनसेगमेंटेड। कैसी होती है, अनसेगमेंटेड। इसका मतलब क्या हो गया, ट्रू सेगमेंटेशन जो है वो यहाँ पर एब्सेंट होती है। ट्रू सेगमेंटेशन या मेटामरिज्म यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। मोलस्का के मेंबर्स में मेटामरिक सेगमेंटेशन या मेटामरिज्म जो है वो देखने को नहीं मिलता है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, मोलस्का के जो मेंबर्स हैं उनकी अगर बात करें तो इनकी बॉडी के अंदर 3 मेन पार्ट आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें एंटीरियर साइड में होता है हेड। फिर सेकंड जो पार्ट इसमें देखने को मिलता है उसको आप बोलते हैं विसरल हम्प, ठीक है। और तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है मस्कुलर फुट, मस्कुलर, ठीक है। हेड की बात करें तो हेड एंटीरियरली लोकेटेड होता है। जैसे मान लीजिए मोलस्का का कोई भी मेंबर है तो उसके डायग्राम के थ्रू अपन देखें तो कुछ इस टाइप की सी स्ट्रक्चर होती है। ये बॉडी पे विसरल हम्प हो गया और यहाँ से इसका ये हेड वाला पोर्शन हो गया और इसमें इस तरीके से ये मस्कुलर फुट जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। ये स्ट्रक्चर जो है इसको आप क्या बोलते हैं, विसरल हम्प। विसरल ऑर्गन जो होते हैं उनको ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है और ये इसका हेड वाला पोर्शन है। हेड वाले पोर्शन पे इस तरीके से सेंसरी स्ट्रक्चर होती है जिसको आप क्या बोलते हैं, टेंटिकल्स। और इसके माउथ से एक फाइल का मतलब हल्की ब्लेड जैसी स्ट्रक्चर निकली हुई रहती है जो फूड को कैप्चर करने में हेल्प करती है। इसको बोलते हैं रेडुला। क्या बोलते हैं इसको, रेडुला। ये देखने को मिलता है। तो हेड वाला रीजन जो है वो एंटीरियर होता है, ठीक है। एंटीरियरली लोकेटेड बॉडी में आगे की तरफ आपको देखने को मिलता है, सब में हेड एंटीरियर होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हैज टेंटिकल्स। यहां पर टेंटिकल जो है वो प्रेजेंट होते हैं और टेंटिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेंसरी स्ट्रक्चर होती है, सेंसरी स्ट्रक्चर होती है। तीसरा, हेड वाले रीजन की बात करें तो हेड वाले रीजन में माउथ पार्ट भी देखने को मिलते हैं, माउथ प्रेजेंट होता है और इस माउथ में एक फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट होता है। फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है। फाइल का मतलब है जैसे एक जो ज़्यादातर लकड़ी का काम करने वाले लोग हैं उनके पास होती है, कराती इस टाइप से कुछ इसको बोलते हैं, तो उसको इंग्लिश में आप फाइल बोलते हैं। तो पतला होता है, थिन, और वो क्या करता है, किसी भी चीज़ को कैप्चर, फूड को कैप्चर करने या अपने कोई भी शिकार वगैरह है उसको पकड़ने में इसकी हेल्प करता है। तो ये जो फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है इसको अपन क्या बोल देंगे, इट इज कॉल्ड रेड्यूला। इसको आप क्या बोलते हैं, रेड्यूला बोलते हैं। तो फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन जो उसको आप क्या बोलेंगे, रेड्यूला। दूसरा जो पार्ट है ये मिडल पार्ट है और ये प्रोटेक्ट करता है विसरल ऑर्गन्स को।
इस एनिमल के अंदर जो विसरल ऑर्गन है जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल वगैरह है, ठीक है, दूध से और भी ऑर्गन्स होते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने का काम जो है कौन करेगा? विसरल हम्प करेगा। मस्कुलर फुट, इसकी बात करें तो इसका फंक्शन क्या होता है? नंबर में बहुत सारे होते हैं, और ये इसका जो फंक्शन है वो क्या होता है? लोकोमोशन। लोकोमोशन का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ये परफॉर्म करता है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ पर ये इसके बारे में जो मेन चीज़ है वो यही है कि बॉडी के अंदर 3 मेन पार्ट मिलते हैं, हेड, विसरल हम्प, मस्कुलर फुट। ठीक है, विसरल हम्प विसरल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करेगा। फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन माउथ से राइज होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं? रेडुला। तो रेडुला के बारे में भी ध्यान रखिएगा, रेडुला किस में मिलता है? टेंटिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और एक स्पेशल फीचर है कैलकेरियस सेल, ये देखने को मिलता है। ये नोट करो, फिर आगे बात।
अब स्टार्ट कर देना दोबारा से। हाँ चलने दो, नहीं रिकॉर्डिंग पूरी चलनी, टुकड़ों में कर लेना ये वाला। बस ये मैं पूरा मैं बता दूंगा। ये बोतल देना बेटा, आज का है ना पानी। एक चीज कर लिया क्या ना? देख मोलस्का के जो मेंबर्स हैं वो कैसे होते हैं? यूजुअली डायोसियस होते हैं। हो सकता है कि कोई मोनोइसियस भी हो, पर जनरली जो अपने को मिले हैं वो कैसे हैं? डायोसियस है। और डायोसियस इसका मतलब क्या होता है? जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं। सेक्सेस कैसे होते हैं? सेपरेट होते हैं। ठीक है। दो सी इंपॉर्टेंट चीज इसमें, जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन यूजुअली कैसा होता है? यूजुअली सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो गेमिट बनेंगे और उनके फ्यूजन से जाइगोट का फॉर्मेशन होगा ही होगा। और फर्टिलाइजेशन की अपन बात करें
तो इसमें जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसा होता है, एक्सटर्नल। कैसा होता है, एक्सटर्नल। ठीक है, तो ये बेसिक सी बातें हैं इसके बारे में। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट सी देखिए, मेंटल, ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये किसको शो कर रही है, इसके मेंटल को, सॉरी विसुअल हम्प को। विसुअल हम्प के ऊपर एक थिन स्किन की लेयर जो आपको देखने को मिलती है इसके ऊपर की तरफ। ठीक है, ये क्या है, एक स्किन की लेयर प्रेजेंट है और इसी को अपन क्या बोलते हैं, मेंटल। इसको क्या बोलते हैं, मेंटल। और इसके अंदर यहां पर आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। ठीक है, ये देखिए, ये मेंटल और विसरल हम्प जो है, इन दोनों के बीच में ये जो कैविटी है इसको अपन बोलते हैं मेंटल कैविटी। क्या बोलते हैं इसको, मेंटल कैविटी। जो कहाँ पे प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट होती है कहाँ पे, प्रेजेंट बिटवीन विसरल हम्प एंड मेंटल। और इस कैविटी में यहां पर फीदर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिनको आप क्या बोलते हैं, लंग्स बोलते हैं। तो लंग्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इस मेंटल कैविटी में आपको देखने को मिलते हैं। और ये जो लंग्स है इनका एक तो एक जान रखिएगा, फीदर लाइक स्ट्रक्चर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट एट मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी में देखने को मिलते हैं। और फंक्शन की बात पूछे तो लंग्स जो है वो क्या काम करते हैं, लंग्स एक तो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। किसमें, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, और इसके साथ साथ एक्सक्रीशन के अंदर भी हेल्प करते हैं। इसके पास एक्सक्रेटरी सिस्टम नहीं होता, जो लंग्स होते हैं वो एक्सक्रेशन का काम करते हैं। तो ये मोलस्का के जितने भी एनिमल्स हैं उनके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज, मोलस्का के मेंबर एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल दोनों टाइप के हो सकते हैं। ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ पर जो मेन चीज है वो ये बॉडी में 3 पार्ट है, पर बॉडी में ट्रू सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलती है। एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं और अपन मोलस्का के एग्जाम्पल्स की बात करें, पाइला, पिनिक्टारा, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ऑक्टोपस बाबा के नाम से बहुत ज्यादा मशहूर हुआ था। ध्यान में है क्या, एक मुंडी होती है और उसमें से जो है रिबन लाइक स्ट्रक्चर निकली हुई रहती है। तो पाइला, पिनिक्टेडा, ऑक्टोपस, कीटोप्ल्यूरा, एप्लेशिया, और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी वाले याद कर लेना, सारे याद करने की जरूरत। सीपिया, ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी वाले हैं। पाइला, पिनिक्टाडा, ऑक्टोपस, कीटोप्ल्यूरा, एप्लेशिया, सीपिया, लॉलिगो, एक्सेट्रा। इसका एक ट्रिक भी बताऊंगा मैं तुम्हें याद करने।
क्या? मेंटल कैविटी। स्किन की जो लेयर है ना, उसी को आप क्या बोलते हैं? मेंटल। मेंटल स्किन लेयर जो परसेंट होती है, इसी को आप क्या बोलते हैं? मेंटल बोलते हैं। कीटोप्लूरा का इसमें दे रखा है ना एग्जाम्पल, देखना, देखे है ना। देख, कुछ एग्जाम्पल याद हो जाएंगे आपके। फिलीपीन से ऑक्टोपस के दांतों को काटा तो वो लाल हो गई, तो वो लाल हो गई। ठीक, आप इसको यहां देखिए। फिलीपीन से ऑक्टोपस के दांतों को काटा तो वो लाल हो गया। ठीक, पीली से पाइला याद हो जाएगा, पिन से पिनेक्टाडा, ठीक है, से सीपिया, ऑक्टोपस आ ही गया। ठीक है, दांतों से हो जाएगा डेंटेलियम, और काटा से हो गया कीटोप्लूरा। ठीक है, और लाल से हो गया, ऑलमोस्ट हो गए इसके अंदर। ठीक,
डेवलपमेंट और रह गया ना, तो डेवलपमेंट कैसा होता है? डेवलपमेंट जो होता है वो बेटा जी कैसा होता है? इनडायरेक्ट। कैसा होता है? इनडायरेक्ट। हम का मतलब होता है ना, ऊंट के कुबड़ नहीं होती क्या, उसको हम बोलते हैं अपन। तो ठीक उस तरीके से स्ट्रक्चर होती है वो, कैल्केरियस बोल दीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और ये क्या होता है, इसके नीचे ऑर्गन्स होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है ऊपर। इसके मेन ऑर्गन यही होते हैं इसके नीचे। ठीक। अब ये देखो कि एनसीईआरटी में बहुत कुछ है भाई, अपन अलग अलग रटते हैं ना कि इसमें डाइजेशन कैसा होता है। तो सारी चीज़ें इनके अंदर जो स्ट्रक्चर है, जैसे एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है तो उससे डाइजेशन का पता चल जाएगा। ठीक है। कई जगह इसको खोल खोल करके और एक्स्ट्रा नोट्स बना बना के और उसको मैटर को बड़ा कर देते हैं। तो इतना बड़ा करने की आवश्यकता ही नहीं होती। जो चीज़ें एनसीईआरटी में दे रखी है वही सफिशियंट है, उसी को आप पढ़ लो, उसी को डिटेल से देख लो, उसी से क्वेश्चन बन जाता है। अब बच्चे एक्स्ट्रा एग्जाम्पल रटते रहते हैं। ठीक है, जो नहीं है सिलेबस में उसके पीछे भी लगे रहते हैं, क्योंकि सर ने लिखवा दिया। अब सर ने लिखवा दिया तो याद करना ज़रूरी रह गया। ऐसी कंडीशन में बच्चे का टाइम ख़राब होता है, बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब होता है। टाइम ही ख़राब नहीं तो बहुत ज़्यादा होता है। और वो उसके सिलेबस में भी नहीं है, वो आता भी नहीं है। और वो उसको याद करने के लिए कितना मेंटल प्रेशर उसके दिमाग पे रहता है, वो चीज़ अलग से है। तो आपको प्रेशर नहीं लेना, बिल्कुल रिलैक्स माइंड से चीज़ों को याद करना। एक चीज़ दिमाग में बैठा लो कि सब कुछ एनसीईआरटी से ही आएगा। जिसके दिमाग में ये होता है ना कि दो चार चीज़ें बाहर से भी आ जाएगी, वो कभी भी ढंग से तैयारी नहीं कर पाता। और जिसको ये था सब कुछ इसी से आएगा, इसके सुबह उठते इसके हाथ जोड़ो, जो भी पढ़ना है इसी में से पढ़ डालो सारा। ठीक है। इसी को 10 बार पढ़ना, 10 बार पढ़ो, 15 बार पढ़ना, 15 बार पढ़ो, पढ़ो इसी को। ठीक है। रेफरेंस ले लो नोट्स का, रेफरेंस नोट का ले लो कि इसकी कोई लाइन है वो समझ में नहीं आ रही, तो इसी के अंदर हल्का सा स्टार लगा करके साइड में पॉइंट ऐड कर लिया। असली तैयारी करने का तरीका वही है। अब आपको सारे पॉइंट्स याद हो गया, आपको लग रहा है कि याद हो गया, अब तो साइड में रखो, बिना देखे रफ में लिखो। सबसे ज़्यादा जोर उसी में आता है। और जिसने वो काम कर लिया वो डेफिनेटली सिलेक्ट होगा, कोई रोकने वाला ही नहीं है। हो सकता है कि टाइम लग जाए, साल भर लग जाए, 2 साल लग जाए, पर वो सिलेक्ट हो जाएगा, लगा रहेगा। तो बहुत सारे बच्चे हैं 1 साल में नहीं आता, 2 साल में नहीं आता, 3 साल पर वो लगे रहते हैं उसी चीज़ के, वो एक ही चीज़ के पीछे लगे रहते हैं और लगे रहते हैं, नंबर आता ही आता है, कोई रोकने वाला ही नहीं है। अब जैसे एक चीज़ देखो, तुम लोग अगर मान लो बीएससी कर लो तो 12th पास करते ही कर सकते हो, कोई जोर ही नहीं आता। किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लो, गवर्नमेंट में नहीं है तो प्राइवेट में ले लो, 30-40 हज़ार रुपये में 1 साल हो जाएगी, कोई जोर नहीं आता ना। और एमबीबीएस में एडमिशन के लिए अगर तुमने मान लो 1 साल, 2 साल, 3 साल कितने भी खराब करे हो, तुम्हारे मन में होगा, घर वाले भी प्रेशर में डालेंगे कि अरे साल खराब कर रहा है, बीएससी भी कर ले साथ में। पर नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, वो तो कभी भी हो जाएगी। आज मैं करना चाहूँ तो और भी बहुत सारे कोर्स, मेरे को हिस्ट्री में मान लो पीएचडी करनी है तो वो भी स्टार्ट कर दूँ,
मुझे और दूसरा करना वो भी कर दूं, पर उससे आपका जो है बौद्धिक स्तर गिर जाएगा बहुत ज़्यादा। आपको कंपटीशन का पता नहीं, आप बीएससी कर लोगे, एमएससी कर लोगे, उसके बाद में भी कंपटीशन देना पड़ेगा, तो कंपटीशन तो देना ही पड़ेगा। अब तुम लोग इसी लेवल पे 12th लेवल पे कंपटीशन दे रहे हो, इसका मतलब कंपटीशन के हिसाब से माइंड बन गया तुम्हारा। भाई मान लो जो फर्स्ट ग्रेड का सेकंड ग्रेड टीचर का एग्ज़ाम देता है, या कॉलेज लेक्चर का एग्ज़ाम देता है, या आरएस का आईएएस का कोई भी एग्ज़ाम देता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन जैसे ग्रेजुएशन अचीव करता है या एमएससी करता है, एमए करता है, उसके बाद में भी उसको कंपटीशन में बैठना पड़ता है। और ये तुम्हें जो कंपटीशन मिल रहा है वो 12th लेवल पे मिल गया, तो ज़्यादा मजबूत कौन होगा? तुम लोग। तुम्हें पता है कंपटीशन की तैयारी कैसे करते हैं, उनको पता नहीं था, इस वजह से उनको आगे तक जाना पड़ा। ठीक है। और जो गार्जियन एक्टिव होते हैं ना, कि जैसे आईएएस वगैरह में जाना है, तो 11 से लग जाते हैं बच्चे के पीछे कि जा वहाँ पे फाउंडेशन कर, क्वेश्चन निकालने की प्रैक्टिस कर। ठीक है, वो चीज़ तुम्हें इसी लेवल पे। और सबसे बड़ी जॉब होती है डॉक्टर की, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब होती है। आप एक चीज देखते हो, डॉक्टर पूरे दिन लगा रहता, चाहे करोड़ों रुपए कमाता होगा, पर वो एक पेशेंट को अगर ढंग से नहीं देखता तो उसका प्रोफेशन दाव पे लग जाता है। तो एक तो माइंड को हमेशा एक्टिव रखो, अगर आपके माइंड में एक्टिवनेस नहीं है तो छोड़ दो, मत करो तैयारी। एक्टिवनेस नहीं है तो छोड़ ही दो, फालतू में खराब मत करो टाइम अपना। एक्टिवनेस लेके आओ। और एक्टिवनेस कैसे आएगी? बार बार चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे, चीज़ें दिमाग में रिटेन होगी। बिना दे के लिखने वाला काम करो, बिना दे के लिखने वाला काम स्टार्ट कर दोगे, ज़िंदगी में कहीं नहीं रुकोगे। ये चीज़ें ज़िंदगी भर काम में आएगी। ये आप ग्रेजुएशन करते हो, एमबीबीएस करते हो, कोई भी काम करो, उसी के अंदर ये वाली चीज़ें काम में आने वाली है। हो सकता है कि सारे डॉक्टर नहीं बने, ऐसा है, जब तैयारी करते हो सारे थोड़ी बन जाते हैं, इसका मतलब वो थोड़ी हो गया कि वो सक्सेस नहीं हुए। जो डॉक्टर नहीं बनता वो दूसरे कामों में सक्सेस हो जाता है, सक्सेस हो जाता है। पर तैयारी करना और कंपटीशन के अंदर या मेहनत करने वाली जो चीज़ें हैं वो आपको आनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, डॉक्टर बनना कोई ऐसा थोड़ी है कि वो नहीं बना तो फिर कुछ ही नहीं हुआ ज़िंदगी में। बहुत से ऐसे हैं जो डॉक्टर नहीं बने, उनसे अच्छे पैसे कमा रहे हैं, बढ़िया लाइफ जी रहे हैं, और भी अच्छी पोजीशन के ऊपर है। और कई लोग डॉक्टर बनने के बाद में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ साथ ये जो चीज़ है ना, ये डिक्रीज हो जाती है, और आप इसको प्रैक्टिस में डाल लोगे तो वो आपकी हैबिट में आ जाएगा। आप ये सोचते हो कि एमबीबीएस में इतने बड़े बड़े वो सब्जेक्ट है, कैसे याद होंगे? सब हो जाएंगे, जैसे टाइम आएगा वैसे वैसे सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, पर उसकी प्रैक्टिस आप अभी से आप थोड़ी थोड़ी बेसिक सी चीज़ें इनको पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, बार बार रिवाइज करोगे तो चीज़ें जो है वो क्लियर होगी। तो थोड़ा सा रिवीजन पे फोकस करो, कभी भी पूरे सिलेबस के पीछे मत पढ़ो। बच्चे लगे रहते हैं, मैंने देखा है कि कोचिंग्स में सबसे ज़्यादा ये होता है कि सर सिलेबस नहीं हुआ, सिलेबस करवा दो। अरे सिलेबस तेरा करवा देंगे, सिलेबस तो 1 महीने में करवा देंगे, सिलेबस तो 1-1.5 महीने में ही करवा देंगे हम, तो रिवीजन इस हिसाब से करवाएंगे, एक एक दिन में एक एक चैप्टर आएगा। पर आप अगर उसका रिवीजन नहीं करते, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते, तो वो आपका सिलेबस किसी काम का नहीं है, और सिलेबस किसी भी काम का नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सिलेक्शन रेंज में सबसे पहले आओ। सिलेक्शन रेंज में आने के लिए जो 2-3 चीज़ें हैं, एनसीईआरटी से ही पेपर आएगा, दिमाग में बैठा लो। पेपर कहाँ से आएगा? एनसीईआरटी से। दूसरा, एनसीईआरटी की लाइन को समझने के लिए नोट्स का रेफरेंस ले लो, जो लाइन समझ में नहीं ऐड कर लो साइड में जगह। ठीक है, ये करने के बाद अब आपको ये लग रहा है कि ये टॉपिक अच्छे से तैयार हो गया, जैसे एक फाइल हम पढ़ा, ये तैयार हो गया, बिना देखे 5 या 6 बार रफ में इसको लिख दो। ठीक है, लिख दिया। अब आपको ये लगा कि मैंने बहुत अच्छे से रिवीजन कर लिया, अब इसके क्वेश्चन उठा के बैठ जाओ, क्वेश्चन निकालो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। जो जोर आने वाली चीज़ें हैं, एक तो बिना दे के लिखने वाला काम और दूसरा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, इन दो में इतना जोर आता है कि बच्चा सोचता है छोड़ इसको, क्या फालतू काम। पर इस चीज़ को आपने अगर कर लिया तो सिलेक्शन कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, और 100% सिलेबस करने की जरूरत नहीं है। 75 से 80% के बीच में भी कर लोगे ना, आराम से सिलेक्शन हो जाएगी।
उस टॉपिक जो तुम्हें बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रही छोड़ दो ना, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है। कोई ऐसा चैप्टर आ गया जो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया तो कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है उसके पीछे पड़े रहे। उन चीज़ों को छोड़ दो, जो आता है सिलेक्शन रेंज के लिए जितना चाहिए उतना कर लो। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम ही तो है। MBBS डिग्री MBBS की होगी, चाहे एम्स में जाओ चाहे और कहीं जाओ, पर आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो और अच्छी कॉलेज मिल जाती है तो इक्विपमेंट थोड़े अच्छे मिलते हैं, बस यही फ़र्क होता है, बाकी डिग्री सबकी सेम ही होती है। देख यहाँ देखो, मोलस्का की अगर बात करें तो मोलस्का के जो मेंबर्स है वो एक्वेटिक भी हो सकते हैं और टेरिस्ट्रियल भी हो सकते हैं। एक्वेटिक में मैरीन भी हो सकते हैं और फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, और मोस्टली जो मेंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मैरीन होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी 3 जर्म लेयर एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म मिलेगी। ट्रू सिलोम आपको देखने को मिलती है। ट्रू सिलोम का मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ से मीजोडर्म से लाइंड होगी, ठीक है, तो ये सिलोमेट होंगे, ठीक है। सिमेट्री कैसी होती है, बाइलेटरल सिमेट्री आपको इसमें देखने को मिलती है। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान जो है वो प्रेजेंट होता है, इसका मतलब एलिमेंट्री कैनाल क्या होगी, कंप्लीट होगी, और कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है तो डाइजेशन कैसा होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर। ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन आपको यहां पर देखने को मिलता है। ब्लड सर्कुलेशन मिलती है, ओपन भी मिल सकती है और क्लोज भी मिल सकती है, मेंबर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। कुछ मेंबर में ओपन मिलती है, किसी में क्लोज मिलती है। कैलकेरियस सेल जो है वो प्रेजेंट होगा। कैलकेरियस सेल का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई कवरिंग, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो ये यूजुअली कैसे होते हैं, डायोसियस। डायोसियस का मतलब क्या होता है कि इनका जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल में एक इंडिविजुअल केवल एक टाइप का रिप्रोडक्टिव सिस्टम मिलता है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है। अनसेगमेंटेड बॉडी होती है। ट्रू सेगमेंटेशन यहाँ पे यानी कि मेटामरिज्म जो है वो एब्सेंट होगी। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, इसका मतलब यहाँ पर लार्वा स्टेज जो है वो प्रेजेंट होगी। बॉडी के अंदर आपको 3 मेन पार्ट मिलेंगे, हेड, विसल, हम्प एंड मस्कुलर फुट। हेड एंटीरियर होता है और इस पे यहाँ पर कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर होती है जिनको आप टेंटिकल बोलते हैं। माउथ के अंदर एक फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है जो फूड को कैप्चर करने के काम में आता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, रेडुला। क्या बोलते हैं इसको, रेडुला बोलते हैं। विसरल हम्प, एक हम्प होता है जो विसरल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने के काम में आता है, ये मिडिल पार्ट है। मस्कुलर फुट होते हैं जो नंबर में काफ़ी होते हैं और इसका फंक्शन क्या है, लोकोमोशन। लोकोमोशन में ये हेल्प करेगा। ये इसमें 3 पार्ट है, हेड हो गया, ये मेंटल हो गया, ये मस्कुलर फिट हो गया। माउथ के अंदर से एक फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन निकल रहा है जिसको आप रेडुला बोलते हैं, ये टेंटिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। विसल हम्प के ऊपर की तरफ एक स्किन की पतली लेयर होती है जिसको आप मेंटल बोलते हैं। मेंटल और विसल हम्प के बीच में स्पेस होता है जिसको आप मेंटल कैविटी बोलते हैं। मेंटल कैविटी में कौन प्रेजेंट होते हैं, लंग्स प्रेजेंट होते हैं जो फीदर लाइक होते हैं और इस कैविटी में प्रेजेंट होंगे। फंक्शन क्या होगा, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन के अंदर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये आपके सामने इनके कुछ एग्जाम, ठीक है। इसमें जो मोटी मोटी चीज़ें हैं, एक तो कैलकेरियस सिथ का ध्यान रखना, एक रेडुला के बारे में ध्यान रखना, और एक अनसेगमेंटेड बॉडी। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, क्योंकि बच्चों को लगता है कि 3 बॉडी पार्ट तो है ही, हेड भी हो गया, विसल हम्प हो गया, लेग है, ठीक है। पर ट्रू सेगमेंटेशन का मतलब आउटसाइड से भी और इनसाइड से दोनों तरफ से सेगमेंटेड हो
और कुछ ऑर्गन का रिपीटेशन भी साथ में होना चाहिए।